नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद गणेश में। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा 2 दिन वीडियो नहीं ला पाया और इसके पीछे रीज़न ये रहा कि मेरा जो फ़ोन है उसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम है, बहुत ही कम स्टोरेज है। इसी वजह से मैं नया फ़ोन लेने के फ़िराक में हूँ। अगर जैसे ही नया फ़ोन मिलता है फिर से लॉन्ग वीडियोज़ आने शुरू हो जाएगी, लेकिन तब तक के लिए शॉर्ट वीडियो से काम चलाइए। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एक नया वीडियो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पर्यावरण की। तो पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो पारिस्थितिकी जो है जीव और पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन है। जीवों के बीच में और वातावरण के बीच में, इन दोनों के बीच में पारस्परिक जो संबंध है उसी का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो एक तो है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक जिसको हम भौतिक संघटक भी कहते हैं, और तीसरा है ऊर्जा संघटक। तो पर्यावरण के 3 जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, जैविक घटक, अजैविक और तीसरा है ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये किया था अर्नी नेस ने। सर्वप्रथम किसने किया था, तो अर्नी नेस ने गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। घास स्थल, वन्य एवं मरुस्थल किस प्रकार के तंत्र, घास, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो ये है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कर्मता। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो ये दिया था रेमंड लिंडेमैन ने। किसने, रेमंड लिंडेमैन ने। और ये 10% का नियम है किससे संबंधित, तो ये है ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने से। यानी कि जो ये 10% नियम है ये क्या है, ऊर्जा के खाद्य के रूप में, ऊर्जा जो है वो खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जो पहुंचता है, इसी को क्या कहा गया है, 10% नियम। धारणीय या स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। तो ये किया था ब्रंटलैंड कमीशन ने 1987 में। ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में जो है इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है कि हमें अपने पर्यावरण से संबंधित चीज़ें जो भी है, यानी कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों का उपयोग हम इस तरीके से करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो संसाधन प्राप्त हो सके और उनके लिए भी ये संसाधन सुरक्षित रह सके। इसी को क्या कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो यह है महासागर। महासागर जो है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जैव अपघटक कहलाते हैं। तो यह है कवक और जीवाणु। पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जीव अपघटक जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये कवक और जीवाणु। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, तो वो होता है जलीय परितंत्र में। स्थलीय पारितंत्र में पिरामिड सीधा होता है और जलीय पारितंत्र में पिरामिड उल्टा होता है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते ही है, तो ये होता है फाइटोप्लैंक्टस। पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है, तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को
पारितंत्र का गतिक हृदय कहा जाता है। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपलब्ध अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये करते हैं पारितंत्र का। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो ये होता है सौर्यिक विकिरण को। सौर्यिक विकिरण जो होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, ये माना जाता है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है भारत में रामसर अर्धभूमियाँ, तो जम्मू कश्मीर राज्य, इधर राज्य दे रखा है, इधर अर्धभूमियाँ दे रखा है। जम्मू कश्मीर क्षेत्र का जो है, इसमें बूलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सूरीनर, मानेसर। इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिख जाए। लद्दाख में जो है, लद्दाख में आता है सोमो रीरी झील, हिमाचल प्रदेश चंद्रताल, पोंगडेम झील, रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि। सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है? रेणुका। पंजाब में हरीके बैराज कृत्रिम आर्द्रभूमि है ये। कांजली झील, रोपड़ झील, ब्यास कंजंक्शन रिवर्स रिजर्व, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नांगल वन्य जीव अभयारण्य। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पंजाब में ये आर्द्रभूमियाँ पाई जाती है। केरल में अष्टमुदी, सष्टमकोट्टा और बेम्बनाड, ये जो आर्द्रभूमियाँ हैं ये कहाँ पर है? केरल में है। राजस्थान में है सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों शामिल हैं। उड़ीसा में चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव और केलोरू झील, और असम में है दीपोर बिल। इधर दे रखा है तमिलनाडु में जो है पॉइंट कैमिलर वन्य अभयारण्य, त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील, मणिपुर में है लोकटक झील, और उत्तर प्रदेश में है ऊपरी गंगा नदी तंत्र, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती आर्गा पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नवार झील। ये जो है उत्तर प्रदेश के आर्द्रभूमियाँ हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन सबसे बड़ा जो आर्द्रभूमि है वो कौन सा है? सुंदरबन है। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि है, गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है, और महाराष्ट्र में नंदूर मधमेश्वर है। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग ए.जी. टॉन्सले ने किया था। ए.जी. टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है एनवायरनमेंट का वो है बायोम एवं जैव मंडल। चलिए इसको देखते हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बायोम। पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं और या जीव जंतु हैं उनका सभी मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में बायोम कहलाते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो ये है जलीय बायोम, क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी पर 71% भाग में जो है वो क्या है? जल है। तो सबसे बड़ा जो बायोम है वो है जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो वो है टुंड्रा बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है टुंड्रा बायोम। जैव मंडल के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? जैविक और अजैविक घटक को। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों से में संबंध स्थापित करता है? तो यह है खाद्य जाल। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। वे जातियां जो किसी
समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती है कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। यानी कि वे प्रजातियां जो किसी भी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव डालती है, उसे कहते हैं कीस्टोन प्रजातियां। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? तो ये मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो ये होती है शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले बढ़ता है और फिर ये पारिस्थितिकी उत्पाद जो है वो घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन में बायोम में कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक हो जाती है? तो ये होता है विषुवतीय वन बायोम में। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो ये है मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। तो यूकेलिप्टस जो वृक्ष है उसको पारिस्थितिकी तंत्र का शत्रु कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये पाया जाता है। सागर जल के नीतल यानी तलहटी में रहने वाले जीव को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो बेंथस। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। आगे देखते हैं, भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वर्ष 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के द्वारा प्रति 2 वर्ष के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो भारत में वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा कब से वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो 1987 से। और ये कहाँ पर स्थापित है? तो ये देहरादून में स्थापित है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय घास बायोम में। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती है? अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो ये साबाना बायोम की है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या पर निर्भर करती है। ये क्या कहलाता है? संरचना, संकल्प बायोम और एवं जातियों के संगठन पर। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध बायोम तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? शीतोष्ण घास बायोम को। कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पारितंत्र की अन्य प्रजातियां कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती है। कीस्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएगी। इसी वजह से कीस्टोन प्रजातियों का संरक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसके ऊपर अन्य कई प्रजातियां जो है वो निर्भर हैं। और अगर कीस्टोन प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो गई तो अन्य बहुत सारी प्रजातियां भी जो है वो भी विलुप्त हो जाएगी। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो ये पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करता है। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो ये मानसून वन बायोम में। 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? चार्ल्स एल्टन ने।
भारत में किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो ये पश्चिमी घाट को। उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार बायोम को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ होता है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जीव जंतुओं का होना। ये क्या कहलाता है? जैव विविधता। यानी कि एक क्षेत्र पर, एक जगह पर अनेक प्रकार के जीव जंतु और अनेक प्रकार के पादप उपलब्ध हो, उसे हम कहते हैं जैव विविधता। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? वॉल्टर जी रोसेन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जितने भी अभयारण्य बनाए जाते हैं, जितने भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, या राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं, या पक्षियों के लिए जो जगह बनाई जाती है, वो सभी किस लिए है? तो जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 2020 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो जैव विविधता दशक के रूप में इसको घोषित किया गया है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। कब किया था? तो ये 1988 में। और हॉटस्पॉट क्षेत्र होता क्या है? तो ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक जातियां की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 56 है। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जैव विविधता बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारी जैव विविधता देखने को मिलती है, उन क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। और विश्व में ऐसे क्षेत्रों की संख्या 36 यानी 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई यानी तमिलनाडु में वर्ष 2003 में स्थापित किया गया है। भारत में लेहबेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो ये शिव कथॉर्न। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? बाघ अभयारण्यों के रखरखाव से। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो 23 जनवरी 2001 को। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पुंछी बानर के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक यानी दक्षिण भारत जो है वहाँ पर सिंह पुंछी बानर के प्राकृतिक आवास पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2002 में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है साउथ बटन द्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी ग्रांडिफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई है? तो वो डोडो पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण ये पादप जो है वो भी विलुप्त हो गया। यह उपयुक्त पौधों के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में
सहायक था। और ये जो पक्षी ये था, ये क्या करता था, ये जो ग्रांडीफ्लोरम जो पादप था, इसके फलों को खाता था और इसके फलों को जगह जगह पर फैला देता था, जिससे अन्य जगह पर भी ये पादप जो है वो उगता था। और चूंकि डोडो पक्षी जो है इसका ये विलुप्त हो गया है, तो इसके जो बीज हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित है, तो कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है, वो कौन कौन सा है, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट व श्रीलंका, इंडो बर्मा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय और सुंडालैंड यानी निकोबार द्वीप समूह। ये 4 जो हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट निर्धारित किए गए हैं। फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड़ियन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है, चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अर्थात रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है, तो ये है IUCN। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है, तो ये डाइक्लोफेनेक सोडियम। डाइक्लोफेनेक सोडियम जो है, इससे क्या हो जाता है, ये गायों को शायद चर्बी में, गायों को इंजेक्शन में दिया जाता है, पक्षियों को, पशुओं को, और जब वो पशु मरते हैं तो गिद्ध जो है वो क्या करते हैं, इनका भक्षण करते हैं। और इनका भक्षण करने की वजह से ये जो डायोक्लेफेनेक जो सोडियम है वो गिद्धों के अंदर पहुंच जाता है और जिससे गिद्धों की मृत्यु होने लग जाती है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, तो यह है बल्लभगढ़ यानी हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फलगेंस है, तो यह है रेड पांडा। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल मृग के लिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह है नामदफा, अरुणाचल प्रदेश में है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइड्स में परिवर्तित करते हैं, तो ये है नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, अमोनियम के रूप में। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है, पौधों के जड़ों के द्वारा। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, तो भारत में जैव विविधता का द्वार किन राज्यों को कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो 10। जब कोई सामुदायिक स्थायी परिपक्व जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये चरम समुदाय के रूप में उसे परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा दी जाती है, तो नारियल को। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर यानी राजस्थान में मौजूद है ये। नेक्स्ट देखते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां प्रवाहित होती है, तो बाणगंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानी संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है, वानस्पतिक उद्यान। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है, तो बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं, तो वो हैं 18। चलिए यहाँ पर दे रखा है, भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य
राष्ट्रीय उद्यान, ए ब टाइगर रिजर्व।